हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा क्या पढ़ा था? कोई बता सकता है हमें? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसी होती हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, तो इस चीज़ को जरा एक बार ध्यान से देख लो बच्चों। इसको रिपीट करने जा रही हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर क्या होता है? किस चीज़ का खेल है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में? सारा का सारा खेल है पार्शियल प्रेशर का। किसका खेल है बेटा? पार्शियल प्रेशर का खेल है सारा का सारा। अब देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा। ये आपकी बाहर एटमॉस्फेयर में क्या होती है बेटा? कौन सी एयर होती है बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर? हम कौन सी एयर अंदर लेंगे? ऑक्सीजन एयर। यानी बाहर क्या है? बाहर क्या है? एयर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, अंदर क्या है? कम। तो एयर आ गई अंदर। अब यहां से कौन सी? एल्वोली में आ गई। एल्वोली के अंदर पार्शियल प्रेशर 104। एल्वोली से इसको किसने लिया? हमारी पल्मोनरी वेन ने लिया। पल्मोनरी वेन ने इसको कहाँ पहुंचाया? हमारे लेफ्ट हार्ट में पहुंचाया। लेफ्ट हार्ट से इसकी कौन सी सिस्टर का नाम क्या है? इसका सिस्टमिक आर्टरी। तो इसको किसने लिया बेटा? सिस्टमिक आर्टरी ने लिया। और सिस्टमिक आर्टरी ने इसको कहाँ पहुंचा दिया? बॉडी टिश्यूज के पास पहुंचा दिया। बॉडी टिश्यूज कह रहे हैं तुम हमें ऑक्सीजन दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम्हें कुछ भी ना दे। तो बॉडी टिश्यूज ने क्या किया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया कि बदले में तुम मुझे ये दोगे। पॉटलक किया इन्होंने, मैं तेरे लिए ये लाया, तू मेरे लिए ये लाया। तो उसने वापस उसको CO2 दे दिया। और CO2 को सिस्टमिक वेन ने पहुंचा दिया हमारे राइट हार्ट में। राइट हार्ट से सिस्टमिक वेन की बहन का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, उसने लिया एल्वियोलस में पहुंचाया। एल्वियोलस के अंदर CO2 बहुत ज्यादा हो गई। बाहर तो सिर्फ 0.03 है, एल्वियोलस में 40 mmHg है। ह्यूज डिफरेंस। तो हमारी एल्वियोलस ने कहा तू बाहर जा भाई, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। एल्वियोलस सास है, CO2 बहू है। तो सास ने बहू को घर से बाहर निकाल दिया। किसको? CO2 को। तो CO2 हमारी पहुंच गई बाहर। दिस इज द आपका पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। ठीक है। इसके अंदर और हमने क्या पढ़ा था बेटा? पार्शियल। और हमने पढ़ा था डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था बेटा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था ना बेटा, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ बेटा। अब इसके अंदर हमने क्या देखा? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अब किस किस चीज पर डिपेंड करती है? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करती है। CO2 ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन के मुकाबले। जितनी ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी उतना अच्छे से डिफ्यूजन होगा। सिंपल डिफ्यूजन मेथड से जाते हैं। और इसके अलावा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर डिपेंड करती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ बेटा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 से मिलकर बनी है। एक एल्वियोली की मेम्ब्रेन, एक ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन, और एक इन दोनों के बीच में जो प्लेस होता है। ठीक है। तो जो एल्वियोली की मेम्ब्रेन है उसको हमने बोला स्क्वेमस इपिथेलियम। वो किससे बनी हुई होती है? थिन सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो इट इज स्क्वेमस इपिथेलियम। क्या है बेटा? वो स्क्वेमस इपिथेलियम। ठीक है। क्या है वो बेटा? स्क्वेमस इपिथेलियम। ठीक है। अब इसके अलावा जो बीच वाली है उसको हमने बोला बेसमेंट सब्सटेंस। वो किससे मिलकर बनी होती है? 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। एक मेम्ब्रेन तो इसको सपोर्ट करती है स्क्वेमस एपिथेलियम को, जो दूसरी मेम्ब्रेन है वो सपोर्ट करती है एंडोथेलियम सेल्स को। एंडोथेलियम सेल्स कौन से होते हैं? जो ब्लड कैपिलरीज के होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन 1 और 2 बेसमेंट सब्सटेंस बनाती है। तो जब ये तीनों मेम्ब्रेन मिल जाती हैं तो उसको हम बोल देते हैं हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन होते हुए भी इसकी थिकनेस मिलीमीटर से भी 1 मिलीमीटर से भी काफी कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन के लिए बेटा। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि CO2 को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं और O2 को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सिंपल टॉपिक इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है। तो अब बेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें एक पोस्टमैन की जरूरत पड़ती है बेटा। वो पोस्टमैन कौन है? हमारा ब्लड। कौन है? हमारा ब्लड। ब्लड ही हमारा पोस्टमैन है, जो खाने को भी लेके जाता है, गैसेस को भी लेके जाता है, एनर्जी भी देता है। ठीक है। तो ब्लड हमारा पोस्टमैन है।
तो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लगभग लगभग 95 से 97% तक जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर घुल जाती है, आरबीसी के साथ बाइंड हो जाती है और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, आरबीसीज में क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ बेटा। ठीक है, तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है बेटा, हीमोग्लोबिन जिसको हम HB कहते हैं बेटा, ये हमारा बना होता है दो पार्ट से, हिम प्लस ग्लोबिन। किस किस से बना होता है बेटा, हिम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, ये हमारा दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हिम और ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होती है बेटा, चेन होती है। ग्लोबिन क्या होती है, चेन होती है। ठीक है, दो चेन होती है इसके अंदर, अल्फा एंड बीटा। कौन सी होती है, अल्फा एंड बीटा चेन होती हैं। हिम के अंदर क्या होता है बेटा, हिम के अंदर इस तरीके से पायरोल ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा, पायरोल ग्रुप। क्या होता है, पायरोल, पाई रोल, पाई जो आप पाई खाते हो उसका रोल बना के खाते हो, पाइरोल, वो क्या होता है बेटा आपका हिम। अब एक हिम के अंदर 4 पायरोल रिंग होती हैं। एक हिम के अंदर कितनी होती हैं बेटा, 4 पायरोल रिंग होती हैं। तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे 4 पायरोल रिंग को, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। और ये बीच के अंदर होता है बेटा फेरस आयन। आयरन होता है, आयरन फेरस आयरन होता है। आयरन हमारा फेरस स्टेट में होता है, आयरन हमारा फेरस स्टेट में होता है, फेरिक स्टेट के अंदर आयरन नहीं होता है। तो बीच में क्या होता है, हमारा आयरन होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये वाली चीज। बीच में हमारा क्या होता है, आयरन होता है, जो कि फेरस स्टेट में होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, मैं दोबारा बताती हूँ, हीमोग्लोबिन है, दो पार्ट से मिलकर बना है बेटा, हिम एंड ग्लोबिन। ठीक है, जो हिम पार्ट होता है वो पायरोल रिंग से बना होता है। पायरोल के अंदर 5 पायरोल क्या होती है, पेंटागन। इसके अंदर इस तरीके से 5 पार्ट होते हैं और 4 पायरोल होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 4, 1 2 3 4, 4। और बीच में क्या होता है आपका फेरस आयन, Fe2+, फेरिक नहीं होता है। आया समझ में। इसके अलावा ग्लोबिन होती है। जैसे मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसको हम सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट बेटा, ओ हो, आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से कैमरा भी ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो ढंग से आपका बोर्ड भी वर्क नहीं कर रहा है बेटा। लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा, सॉरी बेटा, ये हमारा हो गया हिम पार्ट, ये इसके अंदर चेन हो गई, ये हो गया ग्लोबिन पार्ट, ओके, और ये हमारा हो गया हिम पार्ट। समझ आया बच्चों। ये बीच में हो गया फेरस आयन, बीच में क्या हो गया बेटा, ये फेरस आयन। ऐसे कितने होते हैं, ऐसे हमारे 4 होते हैं। तो इसको लेट मी ड्रॉ दिस, ये और एक, ये हो गई ग्लोबिन चेन। तो 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती है। ग्लोबिन चेन किससे मिलकर बनी हुई होती है, अमीनो एसिड से। किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से। जो अल्फा चेन होती है बेटा उसके अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं और जो बीटा चेन होती है उसके अंदर 141 के अराउंड अमीनो एसिड होते हैं। तो ये हमारी अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है ग्लोबिन चेन। तो समझ आया। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम जो होता है उसके अंदर आयरन होता है एज वेल एज 4 पायरोल रिंग होती हैं। जो ग्लोबिन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, अल्फा और बीटा। गामा भी होती है और डेल्टा भी होती है। जो प्लाज्मा है उसके अंदर गामा भी है और डेल्टा भी है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। जो बच्चे होते हैं ना बेटा, जो फीटस होता है उसके अंदर गामा पाई जाती है, उसमें बीटा चेन नहीं होती है, उसमें गामा चेन होती है। अल्फा और गामा चेन होती है उसके हीमोग्लोबिन में, उसमें बीटा चेन नहीं होती है। समझ में आया बच्चों। जो अडल्ट होते हैं उसमें अल्फा और बीटा होती है, डेल्टा बहुत ही रेयरली मिलता है और बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, तो डेल्टा आप छोड़ दो। लेकिन जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा चारों ग्लोबिन चेन होती हैं। समझ में आया, समझ में आया। फीटस में क्या होता है बेटा, अल्फा और गामा। और आपके जो अडल्ट होते हैं तो अडल्ट में कौन सी चेन होती है, अल्फा और बीटा। जो हिम होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, फेरस आयन और 4 पायरोल रिंग। एक फ्लावर की शेप में हम इसको दे देते हैं। जो ग्लोबिन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से।
आया समझ में। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। ब्लड ही मीडियम है, ब्लड ही पोस्टमैन है जो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। लगभग 97%, 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसीज जो होती है ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन और क्या बनाते हैं बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो लगभग 97% तक जो ऑक्सीजन है वो आरबीसीज जो होती हैं ब्लड की वो ट्रांसपोर्ट करती है। अब बच गई 3% बस ऑक्सीजन, वो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है, प्लाज्मा में घुल जाती है और प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। समझ आया। ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन और CO2 उसको ब्लड कैरी करता है, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है उसका 97% जो भाग होता है वो आरबीसीज के साथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट होता है और जो 3% बचता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है। और CO2 के अंदर उल्टा है बेटा, CO2 सिर्फ 20 से 25% आरबीसीज के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होती है। समझ में आया। CO2 सिर्फ 20 से 25% आरबीसीज के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि जो 70% CO2 है वो बाई कार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। समझ आया। जो CO2 है वो सिर्फ 20 से 25% आरबीसी के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होती है और लगभग 70% बाई कार्बोनेट आयन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखो बेटा, इसमें बोला है कि हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। मैंने अभी आपको बताया आरबीसीज के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है, पायरोल रिंग, वो सॉरी हिम से और ग्लोबिन से। हिम किससे मिलकर बना है, पायरोल रिंग और फेरस आयन से। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं हिम और ग्लोबिन तो हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। ग्लोबिन में कौन कौन सा होता है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अडल्ट में कौन सी होती है, अल्फा और बीटा। बच्चों में या फीटस में कौन सा होता है, अल्फा और गामा। ठीक है, डेल्टा बहुत रेयरली मिलता है। तो अब क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन होती है वो बाइंड कर लेती है हीमोग्लोबिन को इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना ये जो वर्ड है रिवर्सिबल मैनर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, सबसे पहले हमारे हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेगी और क्या बना देगी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन अब हमारी हीमोग्लोबिन से जुड़ गई है। ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने क्या बताया था, 4 पायरोल रिंग होती है। मैंने क्या बताया, 4 पायरोल रिंग होती है। ठीक है। तो हर एक पायरोल रिंग से एक ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी। इससे बाइंड हो गई, इससे बाइंड हो गई, तो इससे भी बाइंड हो गई और इससे भी बाइंड हो गई। तो एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, 4। कितनी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, 4। समझ में आया बेटा। तो एक हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है 4 ऑक्सीजन, क्योंकि 4 पायरोल रिंग है और हर एक पायरोल रिंग के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड हो गई है। ठीक है। तो आते हैं, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मैक्सिमम कितने कर सकता है, 4, क्योंकि उसमें कितनी पायरोल रिंग है, 4। ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen। कोई भी चीज कैसे बाइंड करेगी, कितनी एफिनिटी से बाइंड करेगी, वो टोटल डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कितनी बाइंड करेगी, किस हिसाब से बाइंड करेगी, वो टोटली डिपेंड करेगा जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये भी फैक्टर है जो इंटरफेयर करेंगे इस बाइंडिंग के साथ। समझ आया। दोबारा से बताती हूँ बेटा। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सी HbO2 बना देता है। HbO2 यानी हमारा हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ आया। अब हीमोग्लोबिन में 4 पायरोल रिंग होती है,
तो एक पायरोल रिंग के साथ एक ऑक्सीजन, तो कितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है? 4 मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है। अब ये जो बाइंड हो रही है ये डिपेंड करती है, मेजरली जो फर्स्ट फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। इसके अलावा किस पे डिपेंड करती है इनकी बाइंडिंग? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसके अलावा किस पे डिपेंड करती है बेटा? जल्दी से बताओ। टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। तो कुल मिला के बात यह है कि ऑक्सीजन बाइंड करेगी, कितनी एफिनिटी से बाइंड करेगी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करता है, एज वेल एज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, प्राइमरली, इनिशियली। ठीक है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin oxygen is plotted against partial pressure of oxygen। वो कहते हैं कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को और कितनी ऑक्सीजन बाइंड करती है, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से सिग्मॉइड कर्व हमें मिलता है। सिग्मॉइड कर्व जिसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? समझ आया? नहीं समझ आया? चलो दोबारा बता देती हूं बेटा। वो कहता है, अब ये जो कर्व है इसको कहते हैं बेटा सिग्मॉइड कर्व। क्या कहते हैं बेटा इसको? इस कर्व को कहते हैं सिग्मॉइड कर्व। किस किस के बीच में ड्रॉ किया है? यहां पर हमने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जो किस में लिया हमने? mmHg में। और ये हमने किया परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। परसेंटेज सैचुरेशन मतलब कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। तो पार्शियल प्रेशर के जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है ऑक्सीजन का, बाइंडिंग एफिनिटी भी बढ़ रही है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ आके, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे आने के बाद ये लगभग और लगभग कांस्टेंट हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस कर्व को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मैं आपको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करके भी समझाऊंगी, पहले हम थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। तो बेटा इस सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस कर्व का दूसरा नाम भी क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या नाम है इसका? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और इस कर्व को हम यूज करते हैं स्टडी करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अब बेटा मैं आपको बताती हूँ, एक चीज हाई होनी चाहिए जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस कर्व के अंदर भी आप देख रहे हो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ये हमारा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड वाला बढ़ रहा है। तो यानी अगर हमें तो क्या चीज कितनी ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, तो इसके लिए हमारी जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। CO2 का कम होना चाहिए। अगर CO2 का ज्यादा हो गया तो CO2 की एफिनिटी ज्यादा है बाइंड करने की, वो बाइंड कर जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन रह जाएगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को धक्का दे देगा। तो इसलिए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होना चाहिए, कम ही होता है ना बेटा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, तभी ये फेवरेबल कंडीशन होगी कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे। ठीक है बेटा, क्या हाई होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाकी सारी चीजें कम। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, CO2 का भी कम होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। ठीक है, द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन तभी बनेगा जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? कम, टेम्परेचर क्या होगा? कम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं
एल्वेओली में। जो एल्वेओली हैं उसके अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो उसके साथ बाइंड कर जाता है, क्योंकि एल्वेओली के बाद ब्लड जो कैपिलरीज हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेके जा, देखो एल्वेओली से कहाँ पहुंचा ब्लड, एल्वेओली में आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो अब क्या हुआ, एल्वेओली से ब्लड ने उसको ले लिया, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा था, CO2 का कम था, हाइड्रोजन आयन की कम कंसंट्रेशन कम थी और टेम्परेचर कम था, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया। ठीक है, बाइंड करता गया। अब उसको क्या करना है, ऑक्सीजन को छोड़ना भी तो है ना, ऑक्सीजन को क्या करना है, छोड़ना भी है। कहाँ छोड़ना है, टिश्यू में छोड़ना है। छोड़ेगा कब, उल्टा कर दो इसका, छोड़ेगा कब, इसका उल्टा कर दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। उल्टा कर दो, टिश्यूज के अंदर, एल्वेओली के अंदर बाइंड करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, टिश्यू में छोड़ना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम चाहिए, तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कहेगा तू जा। ठीक है, तो टिश्यूज भैया बड़ा दिलदार आदमी है, वो कहेगा तू हीमोग्लोबिन अकेला मत जा, वहां से वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा और फिर उसको लेके आ जाएगा टिश्यूज से एल्वेओली में। कहाँ लेके आ जाएगा, टिश्यूज से एल्वेओली में। समझ में आया बच्चों अच्छे से? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ टिश्यूज के अंदर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा होते हैं। ये कंडीशन फेवरेबल है कि ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से टूट के अलग हो जाए और टिश्यूज में चली जाए। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ बाउंड करती है हीमोग्लोबिन से, लंग्स के सरफेस पर, और कहाँ डिसोसिएट होती है, टिश्यूज के अंदर। लगभग 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज को देता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। समझ आया? आई होप आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अच्छे से समझ आया होगा। दोबारा से एक बार मैं क्रक्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन आई आपकी एल्वेओली में, लंग्स के सरफेस पर ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को लेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। अब जब वो ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को कैसे लेंगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके लेंगी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, तो 4, क्योंकि 4 पायरोल रिंग होती है। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, बाकी सबका कम, CO2 कम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम, टेम्परेचर कम। अब भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने उसको लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और टिश्यू तक पहुंचा। टिश्यू तक पहुंचते पहुंचते जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो गया। क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। तो ब्लड ने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने कहा टिश्यू से, भैया मैं छोड़ रहा हूं इस ऑक्सीजन को, मैं नहीं रख सकता क्योंकि अब इसका पार्शियल प्रेशर हो गया है कम और मेरे को इससे कोई फायदा नहीं है। तो उसने ऑक्सीजन को टिश्यूज में लाके छोड़ दिया। तो कहां पे बाइंड हुई, लंग के सरफेस पर। कहां डिसोसिएट हुई, टिश्यू के अंदर। अब क्या हुआ बच्चों, टिश्यू ने कहा मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा, बाहर बहुत खतरा है, तू अकेले जाएगा तो तुझे खतरा है। तो टिश्यू ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए। अब हीमोग्लोबिन ने वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ली और कहां पहुंचा दी, आपके एल्वेओली में, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आर्टरीज एंड द वेन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। समझ में आया? तो आज बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक एक टॉपिक मैं बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाती जा रही हूं बेटा, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो कल हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको अच्छे से पढ़ के आना। इसके क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो बच्चों फिर हम कल पर मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो बेटा, और जल्दी